डोनेट्स्क के माइखाइलिवका पर रूस का बड़ा हमला हुआ है। रूसी हमले में 3 लोग गंभीर तौर पर घायल हुए हैं। व्यस्त सड़क के करीब गिरा है रूसी ड्रोन। कई कारें क्षतिग्रस्त हो गई है, कई लोगों को चोटें आई है इसमें। 5 मई रूसी सेना के लिए विनाशक साबित हुआ है। ईस्टर्न फ्रंटलाइन से लेकर रूसी शहरों तक यूक्रेन की सेना ने जबरदस्त हमला किया। इन हमलों में रूस का एक सुखोई एयरक्राफ्ट और 40 से ज्यादा आर्टिलरी, सैन्य वाहन और टैंक तबाह हो गए। डोनेट्स्क से लेकर बेलगोरोड तक विनाशक बारूद बरसा है। खास बात तो यह है कि यूक्रेन ने ये बड़े हमले चासिव यार शहर को बचाने के लिए किए हैं। यूक्रेनी इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट है कि रूसी सेना चासिव यार जीतने के करीब है और आत्मरक्षा के लिए बड़े हमले जरूरी हैं। अब अमेरिका और ब्रिटेन ने भी यूक्रेन को रूसी धरती पर बड़े हमलों की इजाजत दे रखी है। आप देखिए ईस्टर्न फ्रंटलाइन और रूसी शहरों पर हमले कैसे महासंग्राम का आधार बन रहे हैं। 5 मई की सुबह ईस्टर के दिन यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेनी नागरिकों और सेना में जोश भरने के लिए कैथेड्रल के आंगन से एक लंबा भाषण दिया। इसी दिन यूक्रेनी सेना ने ईस्टर्न फ्रंटलाइन पर बनी रूसी चौकियों पर भीषण बारूदी वर्षा की। लेकिन सबसे प्रचंड हमला किया गया रूसी वायुसेना पर। स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन जोन में रूस की वायुसेना के पायलट Su-25 विमानों से बम वर्षा करने के लिए पहुंचे। ठीक उसी वक्त यूक्रेनी सेना के जवान स्टिंगर मैनपैड के साथ तैनात थे। सामने उड़ते रूसी सुखोई 25 को मैनपैड के व्यू फाइंडर से टारगेट बनाने के बाद यूक्रेनी जवान ने ट्रिगर दबा दिया। गरजती हुई मिनी मिसाइल सुखोई की तरफ बढ़ी और उसे निशाना बना लिया। स्टिंगर के विमान से टकराते ही रूसी पायलट ने जान बचाने के लिए इजेक्ट बटन दबाया और विमान से निकल गया। इसके कुछ ही सेकंड बाद पायलट के जमीन पर पहुंचने से पहले ही Su-25 जमीन से टकराया और जोरदार धमाका हुआ। अब यूक्रेन के उसी हमले का ये दूसरा वीडियो देखिए। 5 मई की सुबह जब राष्ट्रपति पुतिन ईस्टर समारोह में शिरकत कर रहे थे, जब मॉस्को के कैथेड्रल में समारोह हो रहा था, ठीक उसी वक्त ईस्टर्न फ्रंटलाइन पर यूक्रेनी सेना ने तबाही मचानी शुरू कर दी। ईस्टर्न फ्रंटलाइन पर रूस का Su-25 ही ध्वस्त नहीं किया गया, बल्कि यूक्रेनी ड्रोन और आर्टिलरी ने कई सुनियोजित हमलों से रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाया। ये रूसी हथियारों की शमशान भूमि है। रूसी हथियार यूक्रेन के ड्रोन हमलों से धधक रहे हैं। यूक्रेन ने ईस्टर्न फ्रंटलाइन पर हमला करके रूस के MLRS BM-21 को तबाह कर दिया। डोनेट्स्क में यूक्रेनी ड्रोन ब्रिगेड ने रूस के 3 से ज्यादा टैंकों को एक साथ निशाना बनाया। टैंकों पर हमला तब किया गया जब वो एक कतार बांधे हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। यूक्रेन की आर्टिलरी ब्रिगेड ने रूस की 2 C-19 मस्ता-S सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन को तबाह कर दिया। इसे पेड़ों के बीच छिपाकर तैनात किया गया था। चार मई की रात भी यूक्रेनी ड्रोन ब्रिगेड ने रूस के कई टैंकों को तबाह किया। ईस्टर्न फ्रंटलाइन पर यूक्रेनी ड्रोन ब्रिगेड रूसी टैंकों का काल बन गई। यूक्रेन ड्रोन ब्रिगेड ने एक वीडियो जारी करके ईस्टर्न फ्रंटलाइन पर रूसी हथियारों की तबाही का हाल दिखाया है। इसी वीडियो में यह भी दिखाया गया है कि कैसे रूसी चौकियों और उन पर तैनात सैनिकों पर ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं और बम गिराए जा रहे हैं।
यूक्रेन के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है फ्रंट लाइन पर रूसी सेना को आगे बढ़ने से रोकना, क्योंकि रिपोर्ट है कि बहुत जल्द रूसी सेना चासव यार का मोर्चा भी जीतने वाली है। यूक्रेनी इंटेलिजेंस प्रमुख के मुताबिक चासव यार में यूक्रेनी सेना कमजोर पड़ रही है। कुछ ही दिनों में रूस चासव यार को जीत सकता है, इसीलिए चासव यार पर बड़े हमले किए जा रहे हैं। रूस अगर चासव यार की जंग जीतता है तो डोनेस्क के इस इलाके में बीते 1.5 साल के अंदर ये यूक्रेन की तीसरी बड़ी हार होगी। ईस्टर्न फ्रंटलाइन का सबसे बड़ा वॉर जोन बन चुका है चासिव यार, डोनेस्क क्षेत्र का यह कस्बा। यहां पर 4 अप्रैल 2024 को यूक्रेन और रूसी सेना का आमने सामने का युद्ध शुरू हुआ। अभी तक चासिव यार में यूक्रेन के 2000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। यूक्रेन ने रिपोर्ट को जारी करके कहा कि रूस के 3000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं, लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि युद्ध में रूस का पलड़ा भारी है। इससे पहले रूसी सेना डोनेस्क क्षेत्र का अवदिव्का कस्बा भी जीत चुकी है। अवदिव्का में 40 अक्टूबर यहां पर आपको बता दें कि 10 अक्टूबर 2023 को रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था। 17 फरवरी 2024 को रूस ने अवदिव्का की जंग को जीत लिया था। इस जंग में रूस के 17,000 सैनिकों की मौत हो गई थी, जबकि अवदिव्का फ्रंट पर यूक्रेन के 20,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। इसके अलावा डोनेस्क के बाखमुट शहर में अभी तक की सबसे भीषण जंग हुई थी। बाखमुट में 3 जुलाई 2022 को युद्ध शुरू हुआ था। 10 महीने से ज्यादा चली यह जंग 20 मई 2023 को रूस की जीत के साथ खत्म हुई। बाखमुट के युद्ध में यूक्रेन के 30,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे, जबकि रूस की प्राइवेट मिलिट्री कंपनी वैगनर के 21,000 लड़ाकों की मौत इसमें हुई थी। ये चासव यार की तबाही की तस्वीरें हैं। हरा भरा कस्बा अब खंडर में तब्दील हो चुका है। इसका हाल भी वैसा ही हुआ है जैसा बाखमुत और अवदिव्का का हुआ था। इस शहर पर करीब करीब रूसी सेना का कब्जा हो चुका है, लेकिन कई मोर्चों पर आमने सामने की जंग जारी है। चासव यार को बचाने के लिए यूक्रेनी सेना ने ताकत झोंक दी और अब इस शहर को बचाने के लिए अमेरिका ने भी यूक्रेन को खुली छूट दे दी। अमेरिका के साथ ब्रिटेन ने भी कहा है कि जरूरत पड़ने पर यूक्रेन को रूस की धरती पर हमले करने चाहिए। अमेरिका ने कहा है कि यूक्रेन को आत्मरक्षा का अधिकार है। ब्रिटेन ने कहा है कि यूक्रेन ब्रिटिश हथियारों से रूसी धरती पर हमले कर सकता है। यूक्रेन पहले से ही क्रीमिया, कुर्स्क और बेल्गोरोद पर लॉन्ग रेंज मिसाइलों से हमले कर रहा है। अब यूक्रेन को मिली छूट का मतलब है कि वो रूस पर 2 हथियारों से हमले बढ़ा सकता है। यूक्रेन को यूएस से लॉन्ग रेंज ATACMS मिसाइलें मिली हैं। ब्रिटेन ने यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो मिसाइलें भी दी हैं। इन दोनों मिसाइलों से यूक्रेन रूस के शहरों पर हमले बढ़ा सकता है। रूस पहले ही ये चेतावनी जारी कर चुका है कि अगर विदेशी हथियारों से उसकी जमीन पर हमले हुए तो हथियार देने वाले देशों के सैन्य ठिकाने उसके टारगेट होंगे। यूक्रेन को हमलों के लिए समर्थन मिल चुका है और रूस के पलटवार निश्चित। ऐसे में चासव यार की जंग से महासंग्राम की बड़ी आशंका खड़ी हो रही। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सेवरेस्क में रूसी सेना का विध्वंसक हमला हुआ है। रूसी सेना ने होवित्सर से धावा बोला। हमले में यूक्रेन की मोटार यूनिट खत्म हो गई। रूसी हमले में कई यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं।
रूस और नेटो दोनों युद्ध की जबरदस्त तैयारियां कर चुके हैं। नेटो की सेना जनवरी से युद्धाभ्यास कर रही है, तो दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन का अगला कार्यकाल शुरू होने जा रहा है। यूक्रेन से क्रीमिया पर अमेरिकी मिसाइलों से हमले के बाद व्लादिमीर पुतिन बेहद ही गुस्साए हुए हैं। लुहांस्क में अमेरिकी मिसाइल से 116 रूसी सैनिकों की मौत हुई है। माना यह जा रहा है कि पुतिन अब अमेरिका से और हथियार आने से पहले ही बड़ा प्रहार करेंगे। यूक्रेन के साथ ही नेटो देशों से बदला लेंगे। शपथ ग्रहण के ठीक बाद पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात से कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि चीन और रूस नेटो के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं। मॉस्को की सड़कों पर पहुंच चुकी है रूस की न्यूक्लियर मिसाइल। रूस के वो तमाम घातक हथियार जिसकी ताकत पर रूस को नाज है और पुतिन को सबसे शक्तिशाली होने का गुरूर। मॉस्को में विक्ट्री डे परेड की तैयारी चल रही है, लेकिन यह काफिला 9 मई के बाद कहां भेजा जाएगा, इसको लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं। सवाल है कि 9 मई को क्या पुतिन कोई बड़ा ऐलान करेंगे? क्या नाटो के खिलाफ हमले की शुरुआत होगी? क्या परेड के बाद मिसाइलें बॉर्डर पर जाएंगी? परेड के बाद क्या सेना एक बड़ी विक्ट्री मिशन शुरू करेगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि हालात वैसे ही बन रहे हैं। पुतिन के नए कार्यकाल की शुरुआत 7 मई को शपथ ग्रहण के साथ होने वाली है। 7 मई के बाद पुतिन नए कार्यकाल की योजनाओं को लागू करेंगे। Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, और माना जा रहा है कि शुरुआत ही पुतिन की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा से होगी, और वो है नाटो से इंतकाम। पुतिन की महत्वाकांक्षा रूस को महाशक्तिशाली साबित करने की, और उनकी इस मुहिम में उनके साथ हैं जिनपिंग। जिनकी महत्वाकांक्षा वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने की। अब रूस और नाटो के बीच युद्ध की आशंकाओं को और प्रबल कर रहा है पुतिन की जिनपिंग से मुलाकात का तय कार्यक्रम। पुतिन बीजिंग की यात्रा पर जाने वाले हैं। पुतिन जिनपिंग नई रणनीति बना सकते हैं। यूक्रेन युद्ध के साथ नाटो पर चर्चा होगी। मुलाकात कारोबार बढ़ाने के नाम पर हो रही है, लेकिन माना जा रहा है कि चीन से लौटते ही रूस की सेना यूक्रेन में बहुत बड़ा धमाका करेगी। ऐसी कई वजहें हैं जिसने पुतिन के दबे हुए गुस्से को फिर से जगा दिया। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन को भी रूस से एक बड़े हमले की आशंका है। अमेरिका जानता है कि यूक्रेन को ATACMS देने और हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा भेजने से पुतिन अपना संयम खो सकते हैं। यही वजह है कि अमेरिका ने भी रूस से युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। एक दिन पहले ही अमेरिका ने AI वाले फाइटर जेट से युद्ध का अभ्यास किया। पिछले दिनों यूक्रेन से ऐसे कई हमले हुए जिसका जवाब देने की तैयारी रूस सेना कर रही है। सबसे बड़ा हमला लुहांस्क में हुआ है। 116 रूसी सैनिकों की मौत हुई। अवदिव्का में क्लस्टर बम से हमला हुआ। रूस के कई सैनिकों की मौत हुई। रूस का एयर डिफेंस और MLRS भस्म हो गया।
लेकिन सबसे अहम है क्रीमिया पर हमला। पुतिन जानते हैं कि क्रीमिया पर नाटो देशों की नजर है, इसीलिए पुतिन क्रीमिया में होने वाले हर धमाके के लिए अमेरिका को कसूरवार मानते हैं। आपको दिखाते हैं कि किन 3 अहम घटनाओं की वजह से दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। तो रूस नाटो में जंग क्यों हो सकती है, इसकी पहली वजह है क्रीमिया। क्रीमिया में यूएस की मिसाइलों से हमला हो रहा है। यूक्रेन क्रीमिया पर लगातार प्रहार कर रहा है। क्रीमिया में काफी नुकसान हो चुका है और आंकड़ा बढ़ा तो पुतिन बड़ा बदला ले सकते हैं। पुतिन ये मान रहे हैं कि क्रीमिया पर अमेरिका के इशारे पर यूक्रेन हमले कर रहा है। 9 मई तक पुतिन ने संयम रखा है क्योंकि मॉस्को में विक्ट्री डे परेड की तैयारियां चल रही है। रूस इस दिन न्यूक्लियर मिसाइलों का प्रदर्शन करेगा। 9 मई को सेना की परेड होगी और आशंका है कि शक्ति और शौर्य प्रदर्शन के बीच ही नाटो से युद्ध का ऐलान हो सकता है। एक और खास बात, नाटो स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर ड्रिल भी कर रहा है। यह कोल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है। इसमें 90,000 सैनिक शामिल हुए हैं। रूस बॉर्डर के करीब ड्रिल के साथ इसका अंत होगा और हो सकता है तनाव के बीच नाटो की तरफ से ही उकसावे वाला एक्शन देखने को मिल जाए। अब सवाल है कि पहला हमला क्या रूस की तरफ से ही होगा? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अमेरिका और नाटो देश भी युद्ध की शुरुआत कर सकते हैं और इसके लिए अहम है ये टाइमिंग। जनवरी से नाटो का युद्ध अभ्यास चल रहा है। स्ट्रीट फास्ट एक्सरसाइज का आखिरी चरण चल रहा है और कुछ दिनों में यह एक्सरसाइज खत्म होने वाली। आखिरी चरण में नाटो की सेना रूस की सीमा के बिल्कुल करीब मौजूद है। मई में नाटो का युद्ध अभ्यास खत्म होने वाला है। युद्ध अभ्यास में हर तरह के युद्ध का अभ्यास हुआ। रूस को युद्ध अभ्यास के बाद हमले की आशंका है। रूस बखूबी जानता है कि नाटो युद्ध अभ्यास में यूं ही करोड़ों डॉलर नहीं फूंक रहा, यूं ही 90,000 सैनिक नहीं उतार दिए गए, यूं ही 80 से ज्यादा फाइटर जेट और 50 से अधिक युद्धपोत मिसाइलें बरसाने की प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे। रूस को आशंका है कि अमेरिका पहले यूक्रेन को हथियार भेजेगा, फिर रूस के खिलाफ नए अभियान की शुरुआत होगी। अमेरिकी हथियारों से रूस के शहरों पर हमला होगा। लॉन्ग रेंज के कई हथियार यूक्रेन भेजे जाएंगे। रूस की तरफ से धमकियों का दौर शुरू हो गया है। रूस कई तेल रिफाइनरी गंवाने के बाद अब और नुकसान उठाना नहीं चाहता है। इसलिए मुमकिन है कि पुतिन नाटो को बाल्टिक देशों की तरफ उलझाने की रणनीति को आगे बढ़ाएंगे और रूस का एक हमला नाटो को युद्ध छेड़ने का मौका दे सकता है। नाटो ने पिछले 4 महीनों से जल, थल, नभ के साथ ही साइबर अटैक तक से निपटने की तैयारी की। युद्ध अभ्यास में पूर्वी यूरोप में तुरंत सेना और मदद भेजने का अभ्यास किया गया क्योंकि रूस युद्ध की शुरुआत अपने पड़ोसी और छोटे देशों से कर सकता है। अमेरिका के पैराट्रूपर्स पूर्वी यूरोप में अभ्यास कर चुके हैं। इस एक्सरसाइज को स्विफ्ट रिस्पॉन्स नाम दिया गया था। इसमें छोटे छोटे देशों को फौरन मदद देने का अभ्यास हुआ। पोलैंड की सीमा पर नाटो के 20,000 सैनिकों ने जमीनी लड़ाई का अभ्यास किया है। रूस से मुकाबले के लिए नाटो की सेना नॉर्वे की बर्फीली वादियों में एक्सरसाइज कर चुकी है ताकि नाटो सेना बेहद कम तापमान और बर्फ के बीच लड़ाई के लिए तैयार रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। खैरसॉ में यूक्रेन का ड्रोन हमला नाकाम हुआ। रूस के एंटी एयरक्राफ्ट गन यूनिट का बड़ा एक्शन देखने को मिला। रूस ने यूक्रेन के ड्रोन को इंटरसेप्ट किया। रूसी एंटी एयरक्राफ्ट गन की गर्जना आप सुनिए। पुतिन ने 24 घंटे में ही रूस पर हुए हमले का बदला ले लिया। यूक्रेन पर इतने बम बरसाए हैं कि ज़ेलेंस्की की सेना डिफेंसिव मोड पर आ गई है। नए हथियारों की खेप मिलने के बावजूद
यूक्रेन बैकफुट पर आ गया है, जबकि अभी भी रूस के हमले लगातार जारी हैं। दरअसल व्लादिमीर पुतिन ने नया ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिसमें मई में यूक्रेन का सरेंडर कराकर आगे रूस का विस्तार करने की प्लानिंग है। जाहिर है ऐसे में नेटो से रूस का टकराव होना तय माना जा रहा है, जिसके लिए पुतिन तैयार है। तो सवाल है कि क्या यूरोप एक महायुद्ध में घिरने जा रहा है, जिसका ट्रेलर रूस ने यूक्रेन में दिखा दिया है। अमेरिका से हथियारों की खेप आए अभी 72 घंटे भी नहीं बीते हैं कि यूक्रेन ने ताबड़तोड़ हमले करके रूस को दहला दिया। तबाही इतनी जबरदस्त थी कि क्रेमलिन को आपातकालीन मीटिंग बुलानी पड़ी। उसके बाद फिर जो हुआ उसे ज़ेलेंस्की का जोश जहन्नुम में बदल गया। क्रेमलिन की मीटिंग में पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। सभी टॉप कमांडर को वॉर रूम में आने का फरमान जारी कर दिया गया। कई घंटे की मीटिंग के बाद एक नया ब्लूप्रिंट तैयार किया गया, जिसमें दक्षिणी पूर्वी यूक्रेन पर पूरी तरह कब्जा करने के लिए कहा। इस दौरान क्रीमिया की अभेद्य सुरक्षा का भी चक्रव्यूह तैयार करने को कहा। खुद पुतिन ने वॉर रूम में बैठकर रूस के यूक्रेन पर हमले को देखा। हर 1 मिनट की जानकारी पुतिन के पास पहुंच रही थी। एक भी इलाका बचा नहीं जिसका जिक्र नए ब्लूप्रिंट में था। पुतिन का सीधा सा फरमान है कि मई खत्म होने से पहले ज़ेलेंस्की के हाथ से साउथ ईस्ट यूक्रेन निकल जाना चाहिए। यही वजह है कि यूक्रेन पर रूस का प्रतिशोध दिखा और यूक्रेन के कई शहर जलने लगे। इस बार रूस ने 3 तरह से हमला किया। उसने सबसे पहले फ्रंटलाइन पर कामिकाज़ी ड्रोन से हमला किया, जिससे रूसी बॉम्बर के लिए रास्ता साफ हो सके। उसके बाद रूसी बॉम्बर ने सरकारी इमारतों के अलावा रिहायशी इलाकों पर भी बम बरसाए। इसके बाद मिसाइल स्ट्राइक की बारी थी। रूस ने मिसाइल से यूक्रेन के हथियार गोदाम तबाह कर दिए। रूस के निशाने पर वो हथियार गोदाम थे जहां पश्चिमी देशों से मिले हथियार रखे हुए थे। इसके लिए रूस ने टारगेटेड हमले किए। यूक्रेन को इसका अंदाजा था कि रूस नेटो से मिले हथियारों को खाक करना चाहता है, इसलिए हथियार गोदाम पर जरूर हमला करेगा। यूक्रेन ने बड़ी चालाकी दिखाते हुए सारे हथियार पश्चिमी यूक्रेन के सीक्रेट वेपन डिपो में रखे, जिससे रूस वहां हमले ना कर सके। हालांकि रूस को भी कुछ कुछ भनक थी, इसलिए लॉन्ग रेंज मिसाइल के जरिए लवीव तक हमले किए गए। क्योंकि लवीव में सबसे ज्यादा हथियार डिपो है। इस वक्त लवीव की सुरक्षा की कमान अमेरिकी मिलिट्री कमांडर के पास है। यानी रूस को अगर नाटो हथियारों को तबाह करना है तो उसे अमेरिकी आर्मी कमांडर्स से टकराना होगा। और उनसे टकराने का मतलब है यूरोप में विश्व युद्ध का शंखनाद। वैसे भी पुतिन कह चुके हैं कि अब युद्ध यूक्रेन से आगे बढ़ेगा, जिसमें नाटो के उन सदस्य देशों से रूस टकराएगा जो यूक्रेन में सेना भेजने के हिमायती और लगातार हथियार भेजते रहे। फिलहाल इस लिस्ट में अमेरिका के बाद फ्रांस और ब्रिटेन का नाम है। लेकिन सवाल उठ रहा है, पुतिन पहले रूस के विस्तार के लिए बाल्टिक देशों की तरफ बढ़ेंगे या फिर नाटो के ताकतवर देशों से बदला लेने के लिए नए ब्लूप्रिंट पर काम करेंगे। अभी रूस ने यूक्रेन में भारी तबाही मचा रखी है। पुतिन ने यूक्रेन के हमले का बदला 24 घंटे में ले लिया, जिसमें चासीव यार के ब्रिज को तहस नहस कर दिया गया। खार्किव में रिहायशी इलाकों पर बमबारी की गई। कुपियांस्क में टैंक बटालियन पर हमला करके तहस नहस कर दिया गया। सूमी में यूक्रेन आर्मी के ट्रेनिंग कैंप पर हमला किया गया। नेवाया बेवरिया में वेयर हाउस खाक में मिला दिया गया। ज़ापोरिज़िया में मिलिट्री पोस्ट पर अटैक किया, जबकि डोनेस्क में प्रशासनिक इमारत ध्वस्त कर डाली।
सबसे ज्यादा हमले ओडिशा पर किए गए, जहां पर नेवल बेस पर मिसाइल स्ट्राइक करके पुतिन ने बदला लिया। इन इलाकों के अलावा रूस ने वहां भी हमले किए जहां यूक्रेन को उम्मीद नहीं थी। पिछले एक महीने में रूस ने ओडेसा को टारगेट किया हुआ है। रूस को खुफिया एजेंसी का इनपुट मिला है कि विदेशी सैनिकों का कमांड सेंटर ओडेसा में मौजूद है। इसी वजह से रूस ने ओडेसा पर हमले किए। बीती रात भी ओडेसा के नेवल पोर्ट पर मिसाइलें दागी गई। ये चासव यार से आई तस्वीरें हैं, जहां रूस ने हमले में एक ब्रिज को तहस नहस कर दिया। ये ब्रिज चासव यार की लाइफलाइन था। इसी के जरिए यूक्रेनी सैनिकों को रसद और गोला बारूद पहुंचाया जाता था। खार्किव में रूसी बॉम्बर्स ने इतना बारूद बरसाया है कि यूक्रेनी सैनिकों को वहां से भागना पड़ा। जो बचे उन्होंने सरेंडर कर दिया। ये उसी का वीडियो है जिसमें यूक्रेनी सैनिक रूस का झंडा लेकर आत्मसमर्पण करते दिख रहे हैं। इसके अलावा सूमी में रूस ने आर्म्ड व्हीकल को उड़ा दिया। उसी के पास खड़े सैनिकों पर बम गिराकर उन्हें मार डाला। ये उसी तबाही का वीडियो है। कई इलाकों में इतना ज्यादा बारूद बरसाया है कि उन इलाकों को छोड़कर जाना पड़ा। खूबसूरत शहर खंडर बन चुके हैं। इस दफा रूस ने रिहायशी इलाकों पर भी हमले किए हैं। खार्किव में ड्रोन हमले में 8 मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए, जिसमें 6 लोग भी घायल हो गए। इस बीच रूस ने दावा किया है कि उसने 24 ड्रोन हमलों में से 23 को नाकाम कर दिया, जिसमें 3 शाहे ड्रोन को मार गिराए। रूस की तरफ से कहा जा रहा है उसने बीती रात 380 बार हमला किया। इतना ही नहीं, यूक्रेन पर रूस केमिकल अटैक की प्लानिंग भी कर रहा है। जबकि यूक्रेन ने दावा किया है कि रूसी फोर्स डोनेस्क के कई इलाकों में पिछले महीने ही केमिकल हथियारों का इस्तेमाल कर चुकी है। युद्ध का सबसे भयानक दौर शुरू हो चुका है, जिसमें केमिकल हथियारों के इस्तेमाल से बाद एटमी हथियारों के इस्तेमाल तक पहुंच सकती है। ऐसा होने का मतलब है दुनिया में कयामत का आ जाना। क्योंकि परमाणु बम का इस्तेमाल महाविनाश की निशानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ब्राजील में बाढ़ से हालात काफी ज्यादा खौफनाक हो चुके हैं। इसके अलावा तुर्की के शहरों में भी बाढ़ आई हुई है। इस रिपोर्ट में आप जानिए कि आखिर ब्राजील और तुर्की के कई शहरों में आई अचानक बाढ़ की वजह क्या है। पिछले 80 साल में ब्राजील में सबसे भयंकर बाढ़ से तबाही मची हुई है। हालात ऐसे हैं कि ब्राजील में फ्लड इमरजेंसी घोषित कर दी गई। बाढ़ से 60 लोगों की मौत हो गई है। ,300 से ज्यादा लापता हैं, जबकि 70,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। हालात कितने गंभीर हैं, इन तस्वीरों में देखिए। राजधानी रियो में जान बचाने के लिए पति पत्नी अपने डॉगी के साथ कार पर चढ़ गए, लेकिन कार बहते हुए एक जगह फंस गई। कई घंटों बाद हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। इस दूसरी तस्वीर को देखिए, दूर तक सिर्फ पानी ही पानी है। सड़कें, हाईवे पूरी तरह डूब गए हैं, लोग फंसे हुए हैं।
राजधानी रियो में सड़कों पर कई फीट ऊपर पानी पहुंच गया। कई घर पूरी तरह से डूब गए हैं। हालात ऐसे हैं कि सड़कों पर बोट स्टीमर तैर रहे हैं। उन्हीं से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। इस तस्वीर में देखिए, घर के घर डूब गए। जहां तक नजर जाती है वहां तक पानी ही पानी है। एक ही पुल बचा है जहां लोग जान बचाने के लिए खड़े हैं। सबसे ज्यादा नुकसान साउथ ब्राजील में हुआ है। हालात ऐसे हैं कि लोग जान बचाने के लिए घरों की छत तक जा पहुंचे हैं। कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। अगर इसी तरह के हालात रहे तो परिस्थितियां और बिगड़ सकती हैं। ब्राजील प्रशासन का कहना है कि अल नीनो इफेक्ट से भारी बारिश हुई, जिससे नदियों का स्तर कई गुना बढ़ गया और कई शहर पूरी तरह बाढ़ की चपेट में आ गए। ब्राजील के अलावा तुर्की के सिजरे सिटी में भी बाढ़ आई हुई है। ये उसी की तस्वीरें हैं। हालात कितने खौफनाक हैं। लोग घरों की छतों पर जा चढ़े हैं। बाढ़ से कई घर डूब गए। घरों का सामान बह गया। एक बाउंड्री वॉल भी टूटकर बह गई। गाड़ियां भी डूब गईं। तेज बारिश के बाद सिजरे नदी का जल स्तर बढ़ा, जिससे बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।